हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखना कि कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं खाना पचाने में, कौन सी स्टेजेस आती हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है और कहाँ पे किस चीज़ की डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिखता कैसे है। पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, तो उसमें आपको जस्ट एक पिक्चर को देखना है क्योंकि डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पहली पिक्चर लगाइए जी, फर्स्ट वीक में देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए क्या है कि कौन कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं हमारे। द फर्स्ट ऑफ ऑल मुंह के अंदर देखिए कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और उसके बाद ही आपका नीचे आ जाता है ईसोफेगस। फिर आप देखिए जी स्टमक वाला पार्ट आ जाता है। स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, जहाँ पे आपका रोल प्ले होता है गॉल ब्लैडर का, पैंक्रेटिक ग्लैंड का। फिर उसके बाद आता है जी लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, जहाँ से हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये है जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन स्टार्ट होती है, वो तो स्टार्ट होती है जी हमारे माउथ से। जैसे माउथ से स्टार्ट होती है और सारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनस से। तो ये आपके ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे माउथ के अंदर इस पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, इसको पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ है 32 फीट, 32 फीट इसकी जो है लेंथ है। क्लियर? ये आपको याद रखना है इतना सा पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है 5 स्टेजेस कौन सी हैं? सो देयर आर द 5 स्टेजेस इन द डाइजेशन। फर्स्ट इज द इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है इजेशन और डीफिकेशन। अब क्वेश्चन देखिए 5 स्टेजेस हैं। ये 5 स्टेजेस का मतलब क्या है? 5 स्टेजेस का मतलब क्या है ये आपको पता लग जाएगा, इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। अब 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस में क्या है कि जो इंजेशन है, इंजेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ इनटेक ऑफ द फूड। इनटेक ऑफ फूड, ये क्या है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि हमने यहां पे खाना मुंह के अंदर रखा। ठीक है, सो दिस इज द इनटेक ऑफ फूड। ये जो है आपका क्या है? इंजेशन ऑफ द फूड। क्लियर? इनटेक ऑफ द फूड। उसके बाद हमने उस फूड को क्या किया? कट किया। इनटेक के बाद उस चीज को हमने क्या किया? कट। सो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे ही हमने डाइजेशन कंप्लीट करी, वो खाना क्या होगा? ब्लड में जाएगा, जो एनर्जी निकलेगी वो जाएगी ब्लड में, उसको हम क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड के अंदर। और इस एनर्जी को अगर हम यूज करते हैं, इस एनर्जी का यूज करना, दैट इज कॉल्ड आपका एनर्जी यूज करना इज एसिमिलेशन। जैसे एनर्जी यूज कर ली, उसके बाद हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका इजेशन और डीफिकेशन। तो ये 5 स्टेजेस आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। तो इन 5 स्टेजेस को 1 2 जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा के पूछ सकते हैं, अरेंज द ऑर्डर भी करके पूछ सकते हैं। तो किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि कौन सी 5 स्टेजेस होती हैं। सो 5 स्टेजेस की फोटो लगाइए सेकेंड। तो इसमें देखिए जी क्या होता है। जस्ट पहले हमने क्या किया? इंजेस्ट किया खाना। ठीक है, इंजेस्ट किया। फिर वो इंजेस्ट में देखिए जी कौन से रोल प्ले कर रहे हैं? आपके टंग, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह। फिर उसके बाद डाइजेस्ट किया। डाइजेशन में आपका ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये सारा रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। थर्ड स्टेज है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या चल रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जो है सारा रोल प्ले कर रहा है। देन उसके बाद एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वाला पार्ट आता है। तो दोनों आपको सिमिलर पिक्चर दिख रही है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होती है? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। सो देखिए जी क्या है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, सो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है। माउथ में डाइजेशन 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन से हैं? वन इज द मैकेनिकल एंड दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में क्या है? इसमें 2 चीजें आती हैं। देखिए मैकेनिकल का मतलब मशीन्स का काम आ गया। सो मशीन में 2 काम आ गए। एक तो हो गए दांत, टीथ और टूथ, और एक हो गए जी आपके टंग।
ठीक है, तो इस तरीके से काम आता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, हमारे लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, 2 टाइम्स, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, डाइफोडोंट। क्या बोला जाता है, डाइफोडोंट। क्लियर। अब डाइफोडोंट का मतलब क्या है कि हमारे जो हैं वो 2 तरीके के दांत हैं। वन इज अ मिल्क टीथ जो बचपन में होते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टीथ जो हमारे बिल्कुल ही हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। परमानेंट टीथ ये हमेशा आगे जाके लाइफ में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और परमानेंट रहते हैं। मिल्क टीथ जो दूध के दांत है वो आपके कितने हैं, 20, और ये कितने हैं, 32। अब इसका फॉर्मूला पूछता है। फॉर्मूला याद करना कैसे है कि जैसे आपका माउथ है, सो माउथ के अंदर जो है हमारी ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन है, हमारे 32 दांत होते हैं, हम सेंटर लाइन से 16 इधर हो जाएंगे, 16 इधर हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे बात कर लो कि 16 ऊपर हैं, 16 नीचे हैं। सेंटर लाइन से एक साइड पे 8, एक साइड पे 8, एक साइड पे 8, एक साइड पे 8, तो 8 8 8 8 का मतलब क्या होगा, 32 दांत हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है कि जो अगर हमारा परमानेंट टीथ का पूछा जाए तो 2 1 2 3, यानी कि अब इनको जोड़ो, 2 3 2 5 3 8, और मिल्क टीथ का क्या होता है, 2 1 0 2, 2 3 5, 5 गुना 4 मतलब 20 हो गए। तो यहाँ पे 8 गुना 4 मतलब आपके 32 दांत हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि ये दांत है क्या। सो मैं 2 1 2 3 को ही लिख के देखता हूं, ठीक है। सो 2 का मतलब होता है इंसीजर्स, इंसीजर्स। 1 क्या है, कैनाइन, दूसरा क्या है, प्रीमोलर, 2 क्या है, प्रीमोलर्स, उसके बाद है मोलर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, उसमें आपको पहले तो ये पता लगेगा कि दांत कौन कौन से हैं। पिक्चर दिखाइए, इसमें देखिए जी, देखिए इंसीजर आपको दिख रहा होगा सेंटर लाइन में, 2 बड़े दांत है, इस तरीके से बड़े दांत दिख रहे हैं, दैट इज इंसीजर्स। एक तीखा सा दांत है, वो है आपका कैनाइन। फिर 2 छोटे छोटे दांत आते हैं जो मोटे दांत होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर, और फिर 3 एंड में जाके बड़े दांत आते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर। क्लियर। और इसमें टंग भी है, और इसमें एक यूवला भी है, जो हमारा अंदर हम जब हम स्वेलो करते हैं खाना तो यूवला दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज में दिख जाती हैं। अब मैं आपको इनका फंक्शन बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसीजर का फंक्शन क्या है, इंसीजर का फंक्शन क्या है, इंसीजर का फंक्शन है मैस्टिकेट करना, किसी चीज को मैस्टिकेशन करना। मैस्टिकेशन का मतलब जैसे जब आप खाना खाते हैं तो इस तरीके से, जो एप्पल खाते हैं तो इस तरीके से बाइट होती है, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। कैनाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ऐसे खींचना, यानी कि टीयर करना, टीयरिंग ऑफ द फूड। और उसके बाद प्रीमोलर का मतलब च्यूइंग करते हैं, ये बड़े चीज़ों को छोटों में बदलते रहते हैं, और जो मोलर्स हैं ये एक्चुअल में च्यूइंग करते हैं। तो च्यूइंग में आपके प्री मोलर्स और मोलर काम आते हैं, इंसीजर मैस्टिकेशन में, कैनाइन टेयरिंग में। अब हमारे अंदर तो ये दांत हैं 2 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब 8 दांत इस तरीके से हमारे एक साइड पे हैं। लेकिन बच्चों में कौन सा दांत नहीं है, 0 0 मतलब कौन सा हो गया, प्रीमोलर। तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं है, उनमें प्रीमोलर नहीं होता, उनमें च्यूइंग वाला पार्ट नहीं होता। तो ये है आपके दांत वाला पार्ट। अब क्वेश्चन ये है, उसके बाद आता है आपको टंग वाला पार्ट, ठीक है। सो ये बाकी चीजें सारी डिस्कस करेंगे, पहले हमने डिस्कस किया दांत वाला पार्ट। अच्छा चलो, मैं दांत में एक और चीज बताता हूं आपको कि जो दांत होते हैं, दांत की जो अपर लेयर होती है ना, अपर लेयर दांत की, वो क्या होती है आपकी, इनेमल। अपर लेयर क्या होती है, इनेमल। सपोज करो मैंने इसको दांत बनाया, ठीक है। सो ये दांत बनाया मैंने, तो इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली, दैट इज कॉल्ड इनेमल। यही सबसे क्या है आपका हार्डेस्ट पार्ट। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है आपका, दैट इज इनेमल। उसके बाद जब जैसी कई बार ना लोगों को बॉटल खोलने की आदत होती है ऊपर मुंह से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, बियर की बात करूं, बहुत तरह तरह की बोतलें जो हैं लोग मुंह से खोलते हैं। दैट मीन्स वो जब उससे ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है, आपका जो दांत हो ना वो चिप ऑफ हो जाता है, दैट इज इनेमल चिप ऑफ हो जाता है, और बाद में सेंसिटिविटी होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो है इनेमल ये उड़ जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण वो आपको सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है। तो इनेमल के बाद दूसरा नंबर आता है डेंटिन का, जो एक्सपोज हो जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ सेल्स होते हैं, इसमें कुछ सेल होते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट, जो दांत बनाने में हमें काम करते हैं। सो ओडोंटोब्लास्ट आर द की जो सेल फॉर द टूथ और टीथ। इसी कारण दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया जी आपका दांत के बारे में। अब क्वेश्चन देखिए, परमानेंट टीथ डिस्कस कर लिए हमने, मिल्क टीथ डिस्कस कर लिए। अब क्या होता है, जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, आपने देखा होगा जो परमानेंट टीथ हैं, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो है फिक्स होते हैं, ये गम्स में, मसूड़ों में ऐसे फिक्स होते हैं, गम्स में फिक्स होते हैं,
ठीक है। अगर वो दांत गम्स में फिक्स है और ये परमानेंट टीथ है तो इसको हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट कहा जाता है। थीकोडोंट का मतलब जो दांत गम्स में फिक्स हो रखा हो, परमानेंट दांत फिक्स हो रखा हो, दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। अब हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के हमारे दांत आते हैं, तो इसीलिए हमारे क्या बोला जाता है कि वी आर हिटेरोडोंट। सो वी आर हिटेरोडोंट। क्लियर। तो आपको अब याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डाइफोडोंट इसीलिए बोलते हैं कि 2 बार आते हैं, हिटेरोडोंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 4 तरह के दांत हैं, और थीकोडोंट का मतलब जो परमानेंट टीथ आपके गम्स में फिक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारा पार्ट इसमें चलता है आपका टूथ में। अब बात आती है जी टंग की। सो टंग में क्या चीजें हैं, टंग में क्या चीजें हैं तो वो आपको मैं अभी बताता हूं। टंग में क्या होता है कि टंग में आपको टेस्ट बर्ड्स दिखते हैं। ठीक है। टंग में क्या दिखते हैं आपको, टेस्ट बर्ड्स दिखते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स की आपको मैं पिक्चर दिखाता हूं, टेस्ट बर्ड वाली। टेस्ट बर्ड वाली फोटो 5th नंबर। टेस्ट बर्ड वाली फोटो दिखाता हूं, ये हैं आपके टेस्ट बर्ड्स। क्लियर। तो ये हैं आपके टेस्ट बर्ड जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए जी किस तरीके से हमारे कौन कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट आता है। टिप पे देखिए बिल्कुल स्वीट वाला टेस्ट आता है, जैसे हम टिप क्रॉस करते हैं बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर सॉल्टी, फिर जाके आप जो कॉर्नर में अपर कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सार, जहां पे आपको खट्टा फील होता है, और जहां पे आप दवाई लेते हैं दैट इज बिटर, वहां पे आपको कड़वा महसूस होता है। तो दीज आर द टेस्ट बर्ड्स फॉर द आपके टंग। क्लियर। तो इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और हमारा जो है डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया जी आपके टेस्ट बर्ड्स के बारे में। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी टंग है, टंग जो है हमारी हेल्प करती है क्या, चूइंग में हेल्प कर रही है, क्योंकि वो दांतों से जो है प्रेशर लग रहा है आपके, उसके बाद जीभ से प्रेशर लग रहा है, टंग से प्रेशर लग रहा है और सारा काम होता जाता है। अब क्वेश्चन है हमारा केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर केमिकल एक्टिविटी कैसे होती है। केमिकल एक्टिविटी में आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी केमिकल में आता है जी माउथ के अंदर हमारा सलाइवा। क्या आता है, सलाइवा। अब ये सलाइवा कहां से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। कहां से, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। और हमारे माउथ के अंदर 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। पिक्चर अब देखिए जी, सलाइवरी ग्लैंड्स की पिक्चर देखते हैं। तो ये है हमारी 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स। क्लियर। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, तो इसमें देखिए जी कौन कौन सी ग्लैंड है आपकी। इसमें आपकी 3 ग्लैंड्स दिख रही हैं आपको। एक दिख रही है जी पैरोटिड, एक दिख रही है आपको सब मैंडिबुलर, एक दिख रही है आपको सब लिंगुअल। क्लियर। तो इस तरीके से जो आपको 3 जो है आपको दिख रही होंगी, आपको 3 फोटोज दिख रही होंगी। क्लियर। ये 3 फोटोज में अब आपको देखना क्या है कि जो टंग के नीचे है, जीभ के नीचे है, वो आपको दिख रही होगी सब लिंगुअल। ठीक है। जीभ के नीचे आपको क्या दिख रही है, सब लिंगुअल, क्योंकि लिंगुअल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टंग। क्लियर। और सब मैंडिबुलर बिल्कुल जो निचले वाला जबड़ा है वो, और साइड पे बिल्कुल चीक्स के ऊपर क्या दिख रही है आपको, पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है। तो ये हमारी 3 ग्लैंड्स हैं और यहां से क्या निकलता है, आपका सलाइवा जो काम करता है। पर आपको यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैरोटिड ग्लैंड आपको याद रखनी है। पैरोटिड ग्लैंड इसलिए याद रखनी है क्योंकि अगर इसको वायरल इंफेक्शन हो जाती है तो हमारी ये जो ग्लैंड है ना, ये क्या हो जाती है, फूलती जाती है, इंफेक्शन से फूलती जाती है और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, मम्प्स वर्ड यूज कर लिया जाता है। क्लियर। मम्प्स वर्ड यूज कर लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्नेक के अंदर जो स्नेक होता है, स्नेक के अंदर यही जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या बनाती है, जहां पे उसका पॉइजन बनता है, यानी कि इसको पॉइजन ग्लैंड वर्ड यूज भी कर लिया जाता है। कहां पे, स्नेक के अंदर। क्लियर। पैरोटिड ग्लैंड ही उसकी क्या होती है आपकी स्नेक में, आई मीन टू से पॉइजन ग्लैंड। अब क्वेश्चन देखिए, जो सलाइवा है बॉडी में कितना निकलता है, माउथ के अंदर 1.5 लीटर। पीएच वैल्यू कितनी होगी, 6.8, दैट मीन्स एसिडिक। अब ये स्लाइटली एसिडिक हो गया। अब इसको न्यूट्रलाइज भी किया जाता है बाइकार्बोनेट आयन से, इसको करते हैं हमारी माउथ के अंदर बाइकार्बोनेट आयन, इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं इस चीज को। क्लियर। और माउथ के अंदर इसमें सलाइवा में एक होता है लाइजोजाइम भी होता है, लाइजोजाइम भी होता है, जो आंखों में भी होता है। क्लियर। और ये क्या करता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। क्या है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। और माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स भी होते हैं।
अब ये दो एंजाइम कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। वन इज द सलाइवरी अमाइलेज और एक है आपका माल्टेज। अब कहीं पे भी आपको याद रखना है एज वर्ड लगा हो ना तो वहां पे उसका मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है, और कहीं पे भी एमी वर्ड लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसीलिए ये दोनों एंजाइम किसकी डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ पे चल रही है जी, आपके माउथ में चल रही है। लेकिन क्या होता है, आपकी टंग के ऊपर भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, लिंगुअल लाइपेज के नाम से जानते हैं, जो आपकी लाइपेज मतलब लिपिड मतलब LIP लिप मतलब लिपिड मतलब फैट। तो ये क्या करता है, फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ही डाइजेशन हो रही है और किसी चीज की डाइजेशन नहीं हो रही, प्रोटीन नहीं हो रहा, विटामिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो रही है, आपके माउथ के अंदर, नॉट कंप्लीट बट हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके माउथ के अंदर। अब देखिए जी क्या है, जो सलाइवरी अमाइलेज है ये इसका दूसरा नाम पेपर में पूछ लिया जाता है। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं हम, टाइलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, टाइलिन। सो टाइलिन किसका दूसरा नाम है जी, आपका सलाइवरी अमाइलेज का। तो दिस इज द आपका पूरा का पूरा केमिकल वाला पार्ट। क्लियर। तो ये सारी चीजें इसमें होगी। अच्छा एक चीज और आपको इसमें मैंने बतानी थी, हमने दांत डिस्कस किए थे, तो इसमें इंसीजर डिस्कस किया था और एक कैनाइन डिस्कस किया था। और इसमें मैंने आपको ना दो स्पीशीज के बताने हैं क्योंकि वो बहुत बार पूछा जाता है। जो एलिफेंट का बड़ा दांत निकला होता है वो क्या होता है, सेकंड अपर इंसीजर होता है। कौन सा, एलिफेंट के अंदर। क्लियर। एलिफेंट के अंदर जो दांत होता है बड़ा सारा वो सेकंड अपर इंसीजर होता है, और जो शेर के अंदर बड़ा सारा दांत होता है, लायन के अंदर दांत होता है, वो क्या होता है, कैनाइन होता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा माउथ के अंदर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, जब हम खाने को छोटा छोटा तोड़ते हैं, सलाइवा भी मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारा फूड होगा माउथ में प्लस सलाइवा होगा माउथ में, तो इन दोनों चीजों के मिक्सचर को हम किस नाम से जानते हैं, बोलस के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज बोलस, बोलस क्या होता है, फूड प्लस सलाइवा, दैट इज कॉल्ड बोलस। क्लियर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। एक चीज और आपको मैंने बतानी है कि जैसे हमारे दांत हमने डिस्कस किए थे 32 दांत होते हैं। जो थर्ड मोलर होता है ना हमारा, थर्ड मोलर जो बच्चों में भी नहीं होता, ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये जो आता है ना 17 से 25 साल की एज में आता है, जैसे जब हम कहते हैं कि अक्ल आ गई बंदे को, तो थर्ड दांत को हम क्या कहते हैं, विजडम टूथ के नाम से जाना जाता है, थर्ड मोलर को। क्लियर। ये आपको याद रखना है, थर्ड मोलर दैट इज विजडम टूथ। अब देखिए ये जो है पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, माउथ वाला पार्ट। अब हम जो चलेंगे आगे, हम चलेंगे फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस की तरफ। ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस की तरफ। अब फूड पाइप क्या होता है, फूड पाइप जो है कुछ भी नहीं है, एक रास्ता है जहां जो आपका खाना लेके जा रहा है, किसकी तरफ, वो लेके जा रहा है आपका स्टमक की तरफ, आपके खाने को पहुंचा रहा है। ठीक है। सो अभी मैं आपको एक बताता हूं कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, और ताकि आपको सारी चीजें ये पता लगती जाए। सो अभी जो हमने डिस्कस किया है माउथ के बाद आ गया हमारा फूड पाइप। मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे भी बनाता जाऊंगा, कंप्लीट करता जाऊंगा। तो ये है हमारा फूड पाइप वाला पार्ट, और ये था हमारा माउथ वाला पार्ट। ठीक है। सो माउथ से सीधा गया फूड पाइप में, जिसे आप क्या किस नाम से भी जानते हैं, ईसोफेगस के नाम से भी आप जानते हैं। अब देखिए जी, दूसरा है हमारा फूड पाइप और ईसोफेगस। अब फूड पाइप और ईसोफेगस जो ऑर्गन है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, नो डाइजेशन, बिकॉज कोई ना तो एंजाइम है ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे होती है। और इसके बाद जैसे ही जो ये स्टमक की तरफ जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन क्या आता है हमारा, स्टमक। अब ईसोफेगस यहां से कंप्लीट होता है,
जैसे ही इसोफेगस, मैंने थोड़ी सी रफ बना रहा हूं इसको, ठीक है, ऐसे ही समझते जाना। तो ये रफ डायग्राम बन रही है, तो ये पार्ट आ जाता है हमारा स्टमक वाला पार्ट। जैसे ही इसोफेगस और स्टमक मिलते हैं, यहां पे एक स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है जो इसको बाइंड करके रखता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या होता है ये, इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इसोफेजियल स्फिंक्टर आपको इस तरह ही याद करना है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं तो आपको पता लग जाएगा। सो अब देखिए जी क्या है हमारी पिक्चर, ये देखिए जी पिक्चर। तो इसमें क्या है, जैसे ही इसोफेगस स्टमक की साइड पे आ रहा है, बिल्कुल ऊपर देखिए इसोफेगस स्फिंक्टर आ रहा है। अब जैसे ही स्टमक जो है आगे जाके इंटेस्टाइन में जाएगा, वो नीचे देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर लिखिएगा। तो यही आपका मैंने आगे लेक्चर में बताऊंगा कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो मैंने अभी आपको ये दिखा दिया कि आप दोनों स्फिंक्टर देख लीजिए कि ऊपर से बाउंड होता है इसोफेगस से और नीचे से बाउंड होता है पाइलोरिक से। क्लियर। तो अब देखिए जी आगे क्या होता है। जो स्टमक है, स्टमक को हम बोलते हैं वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। वेयर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे खाना जो है 4 घंटे के लिए रहता है, तो इसीलिए जो 4 घंटे 4 आवर्स, तो इसीलिए जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टमक को क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। स्टमक के अंदर क्या होता है, 3 तरीके की चीजें होती हैं, 3 टाइप्स, 3 चीजें होती हैं। वो कौन सी होती हैं स्टमक के अंदर। जैसे ही ये हमारा खाना पहुंचता है यहाँ पे, तो ये 3 चीजों में एक्ट करता है स्टमक। वो कौन सी 3 चीजें हैं, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक होते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स, एक होते हैं एपिथेलियल सेल्स। अब ये क्या है, देखिए अगर मैं इस चीज को, स्टमक को ऐसे काटे, ठीक है, तो स्टमक की जो पिक्चर दिखती है हमें अंदर, वो ऐसे दिखेगी। तो इस तरीके से जो सेल दिखेंगे बाहर की तरफ, इस तरीके के जो सेल दिखेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स। और फिर उसके बाद दोबारा दूसरे टाइप के सेल होंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिंटिक सेल। वो कौन से सेल हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स। फिर उसके बाद बीच में ऐसे ना ग्लैंड्स होंगी, ग्रंथियां, दैट इज कॉल्ड आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये होते हैं 3 तरीके की चीजें इस तरीके से। अब ये 3 चीजें जो दिख रही हैं हमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रहा है, ऑक्सिंटिक सेल दिख रहे हैं, एपिथेलियल सेल दिख रहे हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इससे निकलता है आपका गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अब जो पेप्सिन और रेनिन है, ये एक्टिव तब होते हैं अगर हमारा स्टमक में एसिडिक मीडियम हो, और उस एसिडिक मीडियम को बनाने के लिए जो ऑक्सिंटिक सेल है, ये क्या निकालता है, HCl। HCl क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम, और प्लस ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल भी करता है। बैक्टीरिया किलिंग भी यहाँ पे होती है, क्योंकि माउथ खुलता रहता है, बैक्टीरिया अंदर जाते रहते हैं, ऑक्सिंटिक सेल HCl निकाल के खत्म कर देता है। तो इसीलिए एसिड कौन सा काम किया जिसने आपकी डाइजेशन करी, HCl। अब दूसरा ये है, जैसे ही इसने एसिडिक बनाया, ये एक्टिव हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन। तो यहाँ पे आपके स्टमक में किस चीज की डाइजेशन होगी, प्रोटीन की। बट यहाँ पे हमें रेनिन एंजाइम जो है वो जरूरी है। वो रेनिन क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये होता है बच्चों में बहुत एक्टिव। जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं, दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे आप क्या कहते हैं, कैसिनोजन के नाम से जानते हैं। कैसिनोजन क्या होती है, मिल्क प्रोटीन होती है, और इस पे जब एक्ट करता है ये एंजाइम एक्ट करता है, तो इसमें कैसीन में चेंज हो जाता है, जो आपका क्या है, योगर्ट, दही जिसे आप कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जब उल्टी करता है, वॉमिट करता है ना, वो दही की फॉर्म में निकलती है। वो क्या होती है, एक्चुअली कैसीन होता है। दूध में आपके कैसिनोजन थी, उसने रेनिन एंजाइम ने एक्टिव जो है उसके ऊपर एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद जो है ये कैसीन में कन्वर्ट हो गया। तो पेप्सिन और रेनिन जो है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट हो गए। उसके बाद ऑक्सिंटिक सेल जो है HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अगर सपोज करो कि मीडियम एसिडिक ज्यादा हो गया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली खाने के साथ, क्योंकि खाना खा रहे हैं, खाने में एसिड तो हो गई होगा, या फिर कई लोग ड्रिंक कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है। एसिडिक मीडियम को दूर करने के लिए अगर ये HCl ज्यादा निकला है, ये दिक्कत हो जाए, तो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, ये निकालते हैं म्यूकस। क्या निकालते हैं, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, डेट इज जेली शेप। जेली होती है ना, जैसे चिपचिप करती है, वैसे जेली शेप क्या स्ट्रक्चर निकलता है, वो आपके माउथ से निकलता है। तो वो क्या कर देता है, इस चीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। म्यूकस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक मीडियम को
क्लियर। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है। अगर HCl और म्यूकस का इम्बैलेंस हो जाए, कहने का मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाए, तो पेट में क्या बनेंगे, अल्सर बनेंगे, और दैट अल्सर इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। उनको क्या कहेंगे हम, पेप्टिक अल्सर वर्ड यूज किया जाएगा। सो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर होती हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि जो इसमें कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए। क्या कि जैसे हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने डिस्कस किया था, उसमें गैस्ट्रिक जूस निकला था। ये गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है, 2 लीटर निकलता है। क्लियर, 2 लीटर पर डे। अब HCl जो है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, ये एसिडिटी कितनी कर देता है, 1.5 तक की pH जो है वैल्यू कर देता है आपके बॉडी के अंदर। क्लियर। और ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं, और बैरियर टूट जाता है तो पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, और ये सारे प्रोसेस इस तरीके से चलता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था, बोलस डिस्कस किया था, बोलस आपका कहाँ था, माउथ के अंदर, जिसमें हम बात करते थे, जिसमें हमने बात करी थी कि आपका जो खाना है सलाइवा के साथ मिला। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर काइम वर्ड यूज किया जाता है। काइम, जैसे आप कहते हैं ना काइम चूरन, ठीक है, वही है एक तरह से। काइम जो है ये क्या होता है, फूड प्लस एसिड, कहाँ पे, आपके स्टमक में, फूड प्लस एसिड इन द स्टमक, और ये एसिड कौन सा है जी, आपका HCl। क्लियर। तो इस तरीके से उसको वहां पे क्या बोलते हैं हम, काइम वर्ड यूज किया जाता है। तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी एक आपको इसोफिगस स्फिंक्टर की, अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा स्टमक की। स्टमक की पिक्चर देखते हैं तो स्टमक में आपको दिखेंगे जी डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये हैं आपके सेल्स, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपके एपिथेलियल सेल दिख रहे होंगे आपको, म्यूकस जहां से निकलता है, गैस्ट्रिक पिट्स जो लिखा हुआ है। सो गैस्ट्रिक पिट्स का मतलब यहाँ पे ये है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहा है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स है अंदर जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो इस तरीके की डायग्राम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐसे दिख रही हैं आपको, और मैं साथ में एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, जो आपको पता लग जाएगी। जस्ट ए सेकेंड। इसोफेगल स्फिंक्टर वाली मैं फोटो दोबारा दिखाता हूं आपको, इसोफेगल स्फिंक्टर वाली, ये वाली फोटो मैंने आपको दिखानी है। यहां पे देखिए इसोफेगल स्फिंक्टर है और पाइलोरिक स्फिंक्टर है, बीच में आ गया आपका स्टमक। स्टमक के अंदर एक ऑर्गन दिख रहा होगा आपको बीच में, रूगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये रूगे की लोकेशन कहां पे है। सो आपको पता होना चाहिए रूगे कहां पे है, स्टमक में। तो इस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है। ये क्या है, एक तरह की झुर्रियां, जो जैसे कहते हैं ना स्किन में झुर्रियां सी पड़ रही हैं, वो स्टमक के अंदर जो झुर्रियां होती है ना, वो क्या है, आपकी रूगे। क्लियर। जो थोड़ी सी स्किन जो है आपकी पानी सी जैसे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रूगे इन द स्टमक। क्लियर। तो ये सारा का सारा पार्ट इसमें आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपका 20 फीट जो है लॉन्ग है, दैट मीन 6 मीटर, 6 मीटर जो है लॉन्ग कौन सा है जी, आपका ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है, ये अंदर ही अंदर मिक्स हो रहा होता है। तो ये कंप्लीट कर रहे थे, इसको भी चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फूड पाइप, ये हमने माउथ डिस्कस किया था, दिस इज अ फूड पाइप और इसोफेगस। फिर उसके बाद ये स्फिंक्टर आ गया, इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये अभी डिस्कस किया है अभी हमने। उसके बाद स्टमक वाला पार्ट आ गया। स्टमक के पार्ट के बाद जैसे ही ये ऐसे आता है नीचे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है। क्लियर। तो यहाँ पे फिर एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसे आप पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपका क्या आता है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मैं चलो कंप्लीट कर ही देता हूँ डायग्राम को ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट ऐसे होती है। सो बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो अंदर वाली जो डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन की है, बाहर वाली जो डायग्राम है वो लार्ज इंटेस्टाइन की है। और यहाँ पे जस्ट एक अगेन शॉर्ट में बना रहा हूँ डॉटेड स्ट्रक्चर से। ये जो है डायग्राम आपकी लीवर की है, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है और जिसे आप कहते हैं पैंक्रियाज। जस्ट समझना है, ठीक है। और लीवर के ही यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है एक अलग सा जिसे आप कहते हैं गॉल ब्लैडर।
चलिए ये सबको डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट एक रफ डायग्राम बनाई है मैंने, ठीक है, ताकि आपको आइडिया सा लगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें आगे डिस्कस करनी है। अब क्वेश्चन देखिए जी, स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें क्या हो रहा है, आपका फाइनल डाइजेशन हो रही है। फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन का मतलब यहाँ पे सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, और मैंने आपको बता दिया स्टमक और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा आपका स्फिंक्टर लगा हुआ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, और मैंने आपको 3-4 बार डायग्राम भी दिखा दी। अब इन चीज़ों को डिस्कस करना है। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये आपका सपोज करो कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर मैंने ऐसे हाथ रख दिया ऐसे, ठीक है, तो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ऐसे सभी जगह के ऊपर। तो ये सभी जगह के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम विलाई कहते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई। ये क्या करते हैं, जैसे अगर मैं इसको खोलूं तो इसका जो एरिया होगा ना वो पूरा का पूरा ऐसे बड़ा बना देंगे। जब सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया इंक्रीज, दैट मीन्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो दैट इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आपको बात करनी है क्या, फाइनल डाइजेशन की। अब फाइनल डाइजेशन में कैसे होता है, पहले तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है इस तरीके से, चलो मैं बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ये है आपका सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको क्या कहते हैं हम, ड्यूडेनम। क्या कहते हैं हम, ये क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। फिर आता है आपका जिजनम, और फिर थर्ड आता है इलियम। तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब जब आपका सारा पॉइंट होता है, कंप्लीट होता है, डाइजेशन कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ड्यूडेनम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब सारा पार्ट जो फाइनल डाइजेशन वाला है वो ड्यूडेनम के कारण होता है। रीजन क्या है, ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ऑर्गन जो काम करते हैं, वन इज द लीवर, वन इज द पैंक्रियास, जो बड़े एक्टिव रहते हैं इसमें। अब देखिए जी, लीवर क्या करता है, लीवर निकालता है बाइल जूस, निकालता है बाइल जूस। अब बाइल जूस जो है, बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस अगर निकलता है लीवर से, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट हैं, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, बहुत सारे इसके अंदर क्या हैं, सॉल्ट हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स भी हैं। वो पिगमेंट्स कौन से हैं, आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट्स इसके अंदर आते हैं। ये सारा पार्ट चल रहा है आपका बाइल जूस का। अब इसके अंदर ही क्या होता है, आपका वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं आपके बाइल जूस में। अब बाइल जूस का काम क्या है, अब देखिए जी क्या है कि जो लीवर है आगे जूस जो निकाल के पैंक्रियास में फेंकेगा, ड्यूडेनम में फेंकेगा, तो अब क्या होगा, बाइल जूस क्या करता है, जो फैट्स वाला प्रोडक्ट होता है ना हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, सपोज करो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फैट इस तरीके से लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा जो आपका बाइल जूस है यहाँ पे आएगा, इसको क्या करेगा, मिक्स करेगा, और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा। जब ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो ये इसको इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि फैट्स को तोड़ा किसने, ये तोड़ा जी किसने, आपके बाइल जूस ने। ये बाइल जूस कहाँ से निकल रहा है, लीवर से, जिसके अंदर ये सारी चीजें देखने को आपको मिलती हैं। अगर सपोज करो बाइल जूस एक्स्ट्रा हो जाए, बाइल जूस एक्स्ट्रा बाइल निकल आए एक्स्ट्रा, तो ये स्टोर कहाँ पे होगा, ये स्टोर होता है जी एक्चुअली कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्टोर्ड हो जाता है, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताई थी यहाँ पे। तो दिस जो लीवर के साथ ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर सा लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आपका गॉल ब्लैडर। क्लियर, तो यहाँ पे आके सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा हार्मोन जो है आपके इस बाइल जूस को एक्टिवेट कर देता है, वो होता है जी हार्मोन नेम इज, जो बाइल जूस की कंसंट्रेशन को जो बढ़ा देता है, उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। दिस हार्मोन increases the that is bile juice और एक्टिवेट द गॉल ब्लैडर।
ये एक्टिवेट किसको कर देता है, ये गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट कर देता है कि जल्दी से जल्दी सारा का सारा जो हार्मोन है वो निकालिए। क्लियर। तो ये सारा पॉइंट इस तरीके से चलता है और ये पीएच जो वैल्यू बना देता है बाइल जूस, ये अप्रोक्सीमेटली 7.7 के आसपास जो है आपकी पीएच वैल्यू रख देता है। तो ये सारा कंटेंट जो चलता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है। बट आपको कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बतानी है कि क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, कौन सी चीजें इसके अंदर नहीं होती। ठीक है। सो पहले मैं अभी आपको चलो पिक्चर ही दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको चीज पता लग जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं। ड्यूडेनम जो है ऊपर वाला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट आ गया जिजनम वाला पार्ट, तीसरा पार्ट आ गया इलियम वाला पार्ट। सारा काम कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम ड्यूडेनम में हो रहा है, जहां पे आपके सारे हार्मोन्स एक्टिवेट, कोलेसिस्टिन जो है आपका, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है आपका वो एक्टिवेट होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो एक्टिवेट करता है गॉल ब्लैडर को कि फटाफट जो है आपके अंदर जो भी बाइल जूस है उसको निकालो। क्लियर। क्योंकि बाइल जूस के अंदर सारा पॉइंट ये है, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं और ये सारे का सारा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, जो आपके फैट्स की डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। क्लियर। तो ये सारी चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए आपके पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन में। अब हम डिस्कस करेंगे आपका लीवर के बारे में। सो लीवर मैंने आपको बताना है, पहले लीवर के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पार्ट चलता है। क्लियर। अब देखिए जी लीवर के बारे में। लीवर देखते हैं क्या ऑर्गन है, किस तरीके से। आपको लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास की फोटो में इकट्ठी दिखाऊंगा ताकि आपको प्रोसेस पता लग जाए कि किस तरीके से ये होता है। सो बाइल जूस ने काम कर दिया है जी। क्लियर। अब दूसरा हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो बाइल जूस है वो आ रहा है कहां से, आपका लीवर से, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिल जाता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था पैंक्रियास। सो पैंक्रियास से क्या निकलता है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही डिस्कस कर रहे हैं। पैंक्रियास से निकलता है क्या, पैंक्रेटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, पैंक्रेटिक जूस। अब क्वेश्चन ये है, इस पैंक्रेटिक जूस की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम किसके पास होता है। ड्यूडेनम में एक हार्मोन निकलता है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ड्यूडेनम में इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। कंसंट्रेशन मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ा देता है पैंक्रेटिक जूस की। अब ये पैंक्रेटिक जूस के अंदर आगे 3 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। अब ये 3 एंजाइम करते क्या हैं, 3 एंजाइम कौन से, पहले तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट है अमाइलेज, एक है लाइपेज और एक है आपका ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब मैंने आपको बताया था एज वर्ड से तो पता लग गया जी क्या है, एंजाइम है। एमी वर्ड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। और दूसरा लाइपेज, लाइपेज लिप मतलब आपका फैट्स यानी कि ये लिपिड्स की डाइजेशन करता है। और तीसरा रह गया जी आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपका पैंक्रेटिक जूस के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन कौन करता है, तो आंसर क्या है, ट्रिप्सिन। क्लियर। अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया, फैट्स कंप्लीट हो गया और प्रोटीन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब तीनों चीजों की डाइजेशन कौन कर रहा है, पैंक्रेटिक जूस। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए ये इसको क्या कह गया, हम कंप्लीट डाइजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा जो जूस है जो सारी डाइजेशन कर सकता है, पैंक्रेटिक जूस। इसीलिए पैंक्रेटिक जूस को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं। और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन निकालता है, सिक्रेटिन हार्मोन। किसके अंदर ये सारा पार्ट आता है, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये हो गया जी आपकी कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट लीवर का। सो लीवर के अंदर क्या है, लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर। अब सबसे बड़ी ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो आंसर इज लीवर। ठीक है। एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है जहां पे आपके लिक्विड पार्ट निकलेगा कुछ भी, और हो सकता है आपके आई मीन टू से एंजाइम वाला पार्ट निकल सकता है। क्लियर। ये होते हैं आपके एक्सोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ये होता है जहां से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हार्मोन्स सीधे कहां पे जाते हैं, ब्लड में। लेकिन लीवर क्या है, लीवर से लिक्विड एंजाइम वगैरह ही निकलता है, दैट इज कॉल्ड, लीवर इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और लीवर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाएगी अब, एक्सोक्राइन। अगर उन्होंने एंडोक्राइन पूछा तो वो आपकी कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है।
या बाकी हम हार्मोन्स के चैप्टर में मैं बताऊंगा। अब लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, अगर उन्होंने पूछा लार्जेस्ट ऑर्गन, सो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है हमारा स्किन, क्योंकि स्किन किससे बनी हुई है, सेल से। सेल और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। स्किन इज ए ऑर्गन, सो सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया जी, हमारा स्किन हो गया। और ये कहाँ पे होती है, हमारे जो लीवर जो है हमारी बॉडी के राइट साइड पे होती है, और प्लस 1.5 to 2 kg जो है इसका वेट होता है, जो आपकी लीवर का। और लीवर क्या करता है, यूरिया बनाता है। मैंने आपको बहुत बार डिस्कस भी किया है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से आपका यूरिया जो है बनता है। इस तरीके से ये पॉइंट चलते हैं। तो ये यूरिया बनाने का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। और ये कौन सा साइकिल बताया था मैंने आपको, ऑर्निथिन साइकिल। जब हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। तो वो ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारा रिजर्व एनर्जी होती है, क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा आपका, रिजर्व एनर्जी तो आ गया आपकी ग्लाइकोजन, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा आपका, ग्लूकोज। सो ये रिजर्व एनर्जी जो है ये कहाँ पे स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। तो सारा का सारा काम फटाफट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज करने का काम, बाद में चेंज होने का काम, बाद में सारे ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होती है, ये लीवर में स्टोर होती है। और आपका जो लीवर है, लीवर आपके दो हार्मोन्स भी निकालता है। वो दो हार्मोन्स कौन से हैं, वो कौन से आपके दो प्रोटीन निकालता है। वो प्रोटीन कौन से हैं, द वन प्रोटीन इज हेपरिन, और दूसरा क्या है आपका फाइब्रिनोजन। अब ये देखते हैं क्या है, एक है आपका हेपरिन, एक है फाइब्रिनोजन। ये दोनों ना एंटागोनिस्टिक हैं, ये दोनों एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये ऑपोजिट काम करते हैं। हेपरिन क्या करता है, हेपरिन हमारी बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड, और फाइब्रिनोजन हमेशा आउटर साइड पे काम करता है। हेपरिन इनसाइड काम क्या करता है, जैसे अगर कोई बॉडी से कट लग गया, ठीक है, सॉरी हमारा सपोज करो कि अंदर बॉडी के हमारा कट लग गया और ब्लड जो है निकलता जाता है। वो ब्लड निकलना अंदर से जो बंद कौन करवाता है, वो हेपरिन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अंदर ब्लीडिंग नहीं होने देता वो कौन है जी, आपका हेपरिन। दैट मीन्स वो क्लॉटिंग जो आई मीन टू से वो जो है आपका सारी जो है हेपरिन प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे कट ना लगना मतलब क्या हो गया, इट प्रिवेंट द क्लॉटिंग, इट प्रिवेंट द क्लॉटिंग, यानी कि वो वहां पे जमने नहीं दे रहा आपका ब्लड इनसाइड द बॉडी। क्योंकि अगर अंदर ब्लड जम गया तो इसका मतलब क्या कि प्रॉब्लम आएगी। जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, आउटर साइड पे है। जैसे ही आपको स्किन के ऊपर चोट लगती है, ब्लड निकलता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, इस चीज को क्लॉट करता है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हो गए, ऑपोजिट एक्शन हो गया। ये क्लॉटिंग करता है लेकिन कहां पे, आउटसाइड द बॉडी। ये हेपरिन क्या करता है, क्लॉटिंग नहीं करने देता, इनसाइड द बॉडी। एंटागोनिस्टिक फंक्शन दोनों के हो गए। और दूसरा है जी हमारा, एक होते हैं इसके अंदर कुफर सेल्स, लीवर के अंदर। ये कुफर सेल्स क्या करते हैं, जितने भी डेड आरबीसीज होते हैं, डेड आरबीसीज वो सारे डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किए जाते हैं, वो आपके लीवर द्वारा किए जाते हैं। और कुफर सेल जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी खत्म करता है, बैक्टीरिया किलिंग भी करता है। और सबसे ज्यादा रीजनरेशन की अगर बात करी जाए, रीजनरेशन की, वो भी किसकी आती है आपकी, वो भी आती है लीवर की। जैसे शराबी जो है, शराबी का लीवर खराब होता है तो अगर डॉक्टर उसको कहता है कि हाँ तुम अपना शराब पीना छोड़ दो, तो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लीवर सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है जल्दी। और यही क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर भी यही करता है, रेगुलेट। क्लियर। तो ये सारा पार्ट जो है किसके साथ जुड़ गया जी, आपका लीवर के साथ ये सारे पॉइंट जुड़ जाते हैं। क्लियर। बाकी सारी चीज मैंने डिस्कस कर ली है, बाइल जूस बाकी सारा चीज डिस्कस हो गया है। अब यही चीज को मैंने दिखाना है आपको। सो देखते हैं जी पिक्चर। सो लगाइए जी पिक्चर, लगाइए लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और बाइल पैसेज की। तो ये है जी पिक्चर। तो इसमें एक चीज देखिए, लीवर देखिए किस तरीके का कलर का है, रेडिश कलर का है। फिर उसके अंदर गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, इसमें आपका पूरा का पूरा बाइल जूस जो है यहाँ पे स्टोर हो रहा है। इसके बाद राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक मतलब क्या होगा जी, आपका लीवर के बारे में बात हो रही है। इसीलिए हिपैटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, आपकी लीवर की। और हेपेटाइटिस किसकी प्रॉब्लम है, वो भी लीवर की प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, जब आपका लीवर जो होता है वो क्या हो जाता है, फूलने लग जाता है, इन्फ्लेम होने लग जाता है। क्लियर। और सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है आपका, हेपेटाइटिस सी।
क्लियर। और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है, ड्यूडेनम है, बहुत सारे मेजर रोल प्ले होते हैं, और पैंक्रियाटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, ये सारे इस तरीके से जुड़ जाते हैं। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा पैंक्रियास के अंदर, तब आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। क्लियर। तो ये आप इसमें ना एक चीज़ देख लीजिए, पैंक्रियास की शेप देख लीजिए। पैंक्रियास की जो शेप है ना वो बिल्कुल यू शेप सी आपको दिख रही है। पैंक्रियास की जो शेप है वो यू शेप दिख रही है आपको डक्ट के साथ। क्लियर। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट। अब देखिए जी, आगे पैंक्रियास के बारे में डिस्कस करते हैं। पैंक्रियास को डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से ये पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था जो सिक्रीडिन हार्मोन है वो पैंक्रियाटिक जूस को बढ़ाता है, पैंक्रियाटिक जूस की वैल्यू को बढ़ाता है, उसमें काम करने देता है, और ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता है। एंड अब बात आती है पैंक्रियास के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में पैंक्रियास क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये हो गया मिश्रित ग्रंथि, जिसमें दो एक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। क्लियर। और पैंक्रियास जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्लियर। एक्सोक्राइन देखिए जी कैसे है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम निकलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन डिस्कस किया था, वो किसके साथ संबंधित थे, आपके एक्सोक्राइन वाले पार्ट से, जो हमने डिस्कस किया था पैंक्रियाटिक जूस में। एंडोक्राइन जो है इसमें क्या निकलेंगे, हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स कहाँ पे जाएंगे, सीधा ब्लड में, और एक्शन करेंगे। अब देखिए हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, तीन तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और थर्ड है सोमैटोस्टैटिन। क्लियर। ये तीन तरीके के हार्मोन जो निकल रहे हैं वो कौन निकाल रहा है जी, आपका एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड दैट इज पैंक्रियास। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपको पता है शुगर कंट्रोल करना। ये शुगर कंट्रोल क्यों होगा, मतलब शुगर किसके कारण होगी, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज अगर ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर तभी तो शुगर हो रही है, तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना किसका काम हो गया, इंसुलिन का। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, ग्लाइकोजन से अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो वो कौन कर रहा है, कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन करता है जी आपका, ये देखता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को रेगुलेट करके रखता है। क्लियर। और दूसरा काम क्या होता है सोमैटोस्टैटिन का, ये क्या करता है, अल्फा ये जो है आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन की फैसिलिटी को देखता है, और दूसरा काम करता है जी एसिमिलेशन ऑफ द फूड, यानी कि एनर्जी को यूज करने का काम जो है वो कौन बढ़ा रहा है जी, आपका सोमैटोस्टैटिन। क्लियर। तो इस तरीके से ये पार्ट चलता है। लेकिन बात ये है कि मैं अगर सपोज करके चलता हूं कि ये जो है आपका, मान के चलते हैं ये पैंक्रियास है, ये है आपका एक्सोक्राइन वाला पार्ट, ये है आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसको ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करो ये इंसुलिन निकल रहा है, और यहां से ग्लूकागॉन निकल रहा है, यहां से आपका सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है। तो यहां पे कुछ सेल होंगे जिसको मैंने राउंड राउंड कर दिया। जो सेल हैं ये कौन से सेल हैं, इंसुलिन के जो निकलते हैं ये बीटा सेल्स होते हैं, ग्लूकागॉन के जो होते हैं ये आपके अल्फा सेल्स होते हैं, ये नाम दिया हुआ है। ये जो हैं ये आपके हैं डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टैटिन निकालते हैं। अब इसको याद कैसे करें, अब इंसुलिन जैसे आईबी का पेपर होता है एक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो आईबी को ऐसे याद कर लो, इंसुलिन बीटा सेल्स, और हम पढ़ क्या रहे हैं जनरल अवेयरनेस, ग्लूकागॉन अल्फा सेल। और बहुत बच्चे तैयारी किसके करते रहते हैं, एसएससी के पेपर के एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, वो होता है इस तरीके से सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल। तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्स के ऊपर ही मैंने जो है इसको बनाया है और आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इस तरीके से शॉर्टकट आपका तैयार हो जाएगा, इंसुलिन बीटा सेल, ग्लूकागॉन अल्फा सेल, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल। तो ये सारा काम किसका है जी, आपका इन हार्मोन्स का काम है, और इंसुलिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना। क्लियर। जो निकल रहा है आपका पैंक्रिया से। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मैंने आपको अभी बताया, अल्फा बीटा और आपका डेल्टा सेल जो हैं, ये पहली बार किसने देखे थे, ये देखे थे लैंगरहंस ने। किसने देखे थे, लैंगरहंस ने देखे थे। और इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे जो है नलियां कहते हैं जहां से ये पार्ट निकलता है, इसलिए इसको नाम होता है इसलेट्स ऑफ
लैंगरहंस। पहली बार लैंगरहंस ने देखा था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, इसलेट ऑफ लैंगरहंस। तो ये हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, हमेशा इसलेट ऑफ लैंगरहंस से निकल रहे हैं, आपके सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन और आपका इंसुलिन हार्मोन। क्लियर। तो ये सारे हार्मोन जो हैं इस तरीके से निकल रहे हैं और सारी पॉइंट ये कंट्रोल करते हैं। पैंक्रेटिक जूस में आपका वाटर भी होता है, कार्बोनिक एसिड भी होता है, ये सारे पार्ट इसमें देखने को हमें मिलते हैं। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन के ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। इंसुलिन जो है बैटिंग एंड वेस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था। बैटिंग एंड वेस्ट, ये क्या किया था, इंसुलिन डिस्कवर किया था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। तो इसका मतलब अगर सपोज करो इंसुलिन बढ़ गया, एक्सेस हो गया इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन क्या करेगा, एक्सेस इंसुलिन करेगा क्या, जैसे इंसुलिन बढ़ गया तो इसका मतलब जो इंसुलिन का काम था वो क्या था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलना, ये काम था। अगर एक्सेस इंसुलिन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन में बदल रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेस इंसुलिन कॉजेस क्या करेगा, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, लेस, और ग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज। सो लेस ग्लूकोज की कंडीशन क्या है, एक्सेस इंसुलिन। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखेंगे हमारा जो पार्ट है, अब यही जो चीज़ें होती हैं आपकी डायबिटीज़ के साथ जो है लिंक करती हैं। और डायबिटीज़ जो होती है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, क्योंकि मैंने ग्लूकोज डिस्कस किया है, डायबिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 जो होती है ये तो बचपन से ही होती है, इन्नेट, बचपन से, यहाँ पे तो इंसुलिन है ही नहीं। टाइप 2 है ये आपके हार्मोनल, आपकी एक्टिविटीज के कारण, आपके खाने पीने के कारण, ये एडल्ट सिचुएशन में हमें टाइप 2 देखने को मिलती है। यहाँ पे इंसुलिन है नहीं, इंसुलिन खत्म ही है, और यहाँ पे इंसुलिन क्या हो गया, फंक्शन करना बंद कर गया, जो है इसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। क्लियर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से पॉइंट देखने को आपको मिलते हैं। अब देखिए डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 तो मैंने बता दिया। एक डायबिटीज होती है डायबिटीज मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है कि जब आपका ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाई शुगर लेवल इन द बॉडी। हाई शुगर लेवल होगा तो डायबिटीज मेलाइटस बोला जाएगा, जो आगे 1 और 2 टाइप की है, क्योंकि इंसुलिन का काम जुड़ जाता है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। इंसिपिडस जो है इसमें क्या होता है, जो किडनी होती है ना, किडनी ये क्या करती है, किडनी जो है आपका वाटर जो है स्टोर नहीं करती। किडनी डू नॉट स्टोर द वाटर। ठीक है। अब देखिए जी, ध्यान रखना है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज वो मेलाइटस वाला पार्ट है। टाइप 1 बचपन में, टाइप 2 एडल्ट्स में। और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, हाई शुगर लेवल, जो हमने इंसुलिन के साथ डिस्कस किया है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, किडनी नहीं पानी स्टोर कर पा रही और इसमें क्या हो रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रही है, पानी आपका निकलता जा रहा है। ये आपका हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है एक, मैं जस्ट एक शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आगे डिस्कस करेंगे हम। एडीएच होता है एक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके कारण होता है ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। जिसमें आपकी किडनी जो है वो स्टोर नहीं कर पाती पानी को। तो ये हमने डिस्कस किया जी आपका जो है डायबिटीज और आपका लीवर पैंक्रियास के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैं कुछ आपको ऐसे ही बता रहा हूं, फिर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपको सारा पता लग जाएगा इन सब के बारे में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इसीलिए क्योंकि इसका साइज जो है आपका एरिया जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, और हमने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस किया था 6 मीटर होती है। तो इस तरीके से देखने को मिलती है, और इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है जी, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन। और दूसरा ये होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, एस्टिचिया कोलाई।
एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या बनाता है, विटामिन के बनाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको ये याद रख लेना है और कुछ भी काम नहीं होता। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम। क्या होता है, सीकम। सपोज कर रहे हैं हम ये सीकम है, यहाँ पे एक अटैच होता है पार्ट दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है वो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले क्या होता था, ये अपेंडिक्स क्या करता था, जितना भी आपके घास फूस वाली चीजें ना, ग्रास, उसको डाइजेशन करने में कंप्लीट हमें हेल्प करता था। अब इसका मतलब क्या है कि अब हम घास तो खा नहीं सकते, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में अपेंडिक्स जो है ये काम करना बंद कर गया, और इसीलिए जो है ये काम करना बंद कर गया। और ये किन में एक्टिव होगा, ये होगा जी काउज, कैटल वगैरह में, रूमिनेंट एनिमल सब में ये एक्टिव होगा, जो डाइजेशन कंप्लीट करवाएगा ग्रास की। क्योंकि जो ग्रास है, ग्रास के अंदर जो होता है वो सेलुलोज वाला पार्ट होता है, और सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या चाहिए, सेलुलेज चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं होता, वो होता है काउज और कैटल्स में। क्लियर। अब क्या होता है कि कई अननोन रीजन के कारण जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूज जाता है ये। इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं इसको, अपेंडिसाइटिस, इसको वर्ड यूज कर लिया जाता है। क्लियर। अपेंडिसाइटिस जो पार्ट, इसको यूज कर लेते हैं। और अब हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का तो कोई काम ही नहीं है। अपेंडिसाइटिस अगर हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट देता है। तो दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो अपेंडिक्स काम किसके लिए आता था, पहले आता था कि आपका जो है घास फूस खाने में काम आता था, लेकिन अब ये फंक्शन करना बंद कर चुका है और हमारी बॉडी में फिर भी ये प्रेजेंट है। क्लियर। और इस तरीके से जब हमारी कई अननोन रीजन के कारण अपेंडिसाइटिस हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो हम इसको काट देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं रहा इसका। तो इस तरीके से जो है आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस तरीके से। क्लियर। अब आपको एक चीज और मैंने बतानी है, 2-3 चीजें और बतानी है। ये सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से जो है बाहर निकल जाएगा, आपका एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएंगे। क्लियर। अब आपको यहां पे 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमें कहें भूख लग रही है, हंगर सेंटर हमारी बॉडी में कौन सा है, मैं अगर कहूं कि हमारे सारे भूख लग रही है मुझे, तो भूख लगने लग जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्मोनल है। अब हार्मोनल जो है हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। बस अभी याद करना है इतना सही, हाइपोथैलेमस। इसको याद कैसे करेंगे, H फॉर हंगर, H फॉर हाइपोथैलेमस। तो ये ब्रेन में होता है जो आपका कंट्रोल करता है हंगर सेंटर को। एक होता है वॉमिट सेंटर। हमारी बॉडी में जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। लेकिन ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या कहते हैं हम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन का एक पार्ट है। क्लियर। तो इस तरीके से वॉमिट सेंटर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज ब्रेन। क्लियर। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और प्लस आपको कुछ कई बार पेपर में आ जाता है कि हमारी जो बॉडी का वेट होता है वो किसका होता है। एक्चुअली बॉडी का जो वेट है ना, बॉडी वेट, वो किसका है, वो वाटर का वेट है। जितना आप पानी पीते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका वाटर जो है, पानी पीते हैं, वेट आपका चेंज होता है। अगर आप पानी पीना छोड़ दो, इससे क्या होगी, कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो एट द एंड वेट आपका कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए जो है वैसे पानी पीना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि पानी पीना छोड़ दो और वेट कम हो जाएगा। क्लियर। तो आपको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखने को भी मिलेगी। और इस तरीके से ये हो गया जी हमारा कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। बट मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। अभी पिक्चर्स जो मैंने आपको दिखानी है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, 9th इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो ये है जी आपका इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने बात करी थी कि इसके अंदर जो है अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, इस तरीके से ये निकलते हैं और ये सारा काम करते हैं। क्लियर। और एक चीज देख लीजिए किस तरीके से ये सारा काम चल रहा है। इस्लेट ऑफ लैंगरहंस का अल्फा का, बीटा का और आपका डेल्टा का सारा काम चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। टाइप्स ऑफ डायबिटीज देखिए, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में जो है बच्चों में है, जहां पे आपका इंसुलिन है ही नहीं। टाइप 2 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके सेल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, किसको, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो ये जो है एडल्ट कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। क्लियर। अब थर्ड फोटो हम देखेंगे
आपके लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये है जी आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए अपेंडिक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका जो है सीकम वाले पार्ट के साथ, जो कोलोन वाला पार्ट है ना, कोलोन में एक पार्ट होता है सीकम, ठीक है। देखिए कोलन पार्ट है, कोलन के साथ एक पार्ट होता है हमारा सीकम, जहां पे आपका अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है, तीखा सा पार्ट जुड़ा हुआ है, और इसको ही हम काट देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम बंद है, हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं, आगे पहले क्या करता था, घास खाने के लिए काम होता था। तो देखिए कोलोन जो है ट्रांसवर्स डिसेंडिंग, फिर आपका कोलन कन्वर्ट हो गया, नीचे गया रेक्टम, रेक्टम के बाद चला जाता है हमारा एनस वाला पार्ट चला जाता है, जिससे हमारा एक्सक्रीशन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो यही पार्ट था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्लियर। तो अब आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आपको कोई डाउट आया इस लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे आप मुझे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। बाकी जो है ये मेल आईडी, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन के बाद भी दिख जाएंगी। तो ये आपको पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो इसमें आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लेना। कोई डाउट आए आप मुझसे यहाँ पे मेल करना, मैसेज करना, जो भी है पहुंचा देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू।